वेलकम टू सी शिक्षा। जैसे कि हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का देख रहे थे, आज हम लोग देखेंगे अतिचालक। चलिए, अतिचालकता क्या होती है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। अतिचालकता तो एक नियत ताप पर कुछ धातुओं व मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता समाप्त हो जाती है, वे पूर्णतः चालक हो जाते हैं। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? अतिचालकता कहते हैं। ठीक है। कुछ धातु होते हैं और कुछ मिश्र धातु होते हैं। ठीक है, ये धातु और मिश्र धातु दोनों, ठीक है, दोनों की प्रतिरोधकता समाप्त हो जाती है। समाप्त हो जाती है, ये पूर्णतः चालक बन जाते हैं। ये पूर्णतः चालक बन जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? अतिचालक। अतिचालकता कहते हैं। ठीक है, तो एक नियत ताप पर कुछ धातुएं मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता समाप्त हो जाती है, वे पूर्णतः चालक हो जाते हैं। इस घटना को अतिचालक कहते हैं। अतिचालकता की खोज किमर्लिंग ओन्स की थी। इसका उपयोग सुग्राही कंप्यूटर, अतिचालक, कांत द्रव्यमान कण होते की प्रबल विद्युत अपघटियों में होता है। चलिए, एक नियत ताप पर कुछ धातुएं व मिश्र धातुएं एक नियत ताप पर कुछ धातुएं व मिश्र धातुएं की प्रतिरोधकता खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तथा ये पूर्णतः चालक बन जाते हैं। अतिचालकता कहलाती है। अतिचालकता कहलाती है तथा पदार्थ तथा धातु या पदार्थ अतिचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अतिचालक। ठीक है, इसमें धातु व मिश्र धातु
धातु व मिश्र धातुएं की प्रतिरोधकता उसमें मौजूद पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। कम या ज़्यादा होने की स्थिति में इनकी प्रतिरोधकता समाप्त हो जाती है। इनकी प्रतिरोधकता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। इनकी प्रतिरोधकता समाप्त हो जाती है। है अतिचालक पदार्थ में स्थित प्रतिरोध की प्रतिरोधकता तब समाप्त होती है जब धातुएं व मिश्र धातुओं का संगठन होता है। ये सभी अतिचालक हैं। चलिए अब देखते हैं अतिचालकता की खोज किसने की थी। ठीक, अतिचालकता की खोज केमर्लिन ओम्स ने की थी। दूसरा अतिचालकता का उपयोग निम्नानुसार है। पहला, द्रव्य कणों के प्रयोग में दूसरा, नाभिकीय भौतिकी में तीसरा,
विद्युत अपघातियों में चौथा नाभिकीय विज्ञान के प्रयोगशाला विधियों। अतिचालकता की खोज किसने की थी? अतिचालकता की खोज केमर्लिंग ओन्स ने की थी। अतिचालकता का उपयोग निम्नानुसार है: द्रव्य कणों के प्रयोग में, नाभिकीय भौतिकी में, विद्युत अपघातियों में, नाभिकीय विज्ञान के प्रयोगशाला में। नेक्स्ट देखते हैं, ताप प्रतिरोधक या थर्मिस्टर। यह अर्धचालकों से बना ऐसा प्रतिरोधक होता है जिसका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर तेजी से घटता है। यह अर्धचालकों से बना एक ऐसा प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध बढ़ाने पर तेजी से घटता है, जिसका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर तेजी से घटता है। विद्युत फ्रिज में कुल प्रतिरोध को स्थिर करने में, टेलीविजन अभिग्राही में, वोल्ट तथा नियंत्रक में। चलिए, यह अर्धचालक ऐसा है, यह अर्धचालक ऐसा है या थर्मिस्टर इस प्रकार है कि यदि इसके प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटने लगता है, ताप प्रतिरोधक या थर्मिस्टर कहलाता है। ताप प्रतिरोधक या थर्मिस्टर कहलाता है। इसका उपयोग देखते हैं। पहला प्रशीतकों में, दूसरा विद्युत ब्रिज में, में प्रतिशतकों में, विद्युत ब्रिज में, रेडियो में, श्रृंखला द्रव्य कणों के स्थिति में इसका उपयोग होता है। यह आपका ताप प्रतिरोधक। चलिए आगे देखते हैं, किरचॉफ का नियम। इसे विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली विद्युत धाराओं के बीच गिरती है, यह शून्य होता है।
किसी विद्युत परिपथ प्रथम नियम, किसी विद्युत परिपथ, कहाँ पर, किसी विद्युत परिपथ, किसी विद्युत परिपथ किसी विद्युत परिपथ के संधि पर मिलने वाले किसी विद्युत परिपथ के संधि पर मिलने वाले धाराओं का बीजगणितीय योग बीजगणितीय योग शून्य होता है। शून्य होता है। इसे किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। इसे किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। चलो, किसी विद्युत परिपथ के संधि पर मिलने वाले धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसे किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पर है, देख लीजिए। पहला है I1, दूसरा I2, I3, I4, I5, I6। ठीक, यहाँ से देखते हैं किरचॉफ के नियम से। किरचॉफ के नियमानुसार किसी भी संधि में मिलने वाला किसी भी संधि में मिलने वाला धाराओं का बीजगणितीय योग धाराओं का बीजगणितीय योग बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। माना कि धाराएं क्रमशः I1, I2, I3 तथा I4, I5, I6 है। तब अंदर की ओर प्रवाहित धारा धनात्मक बाहर की ओर प्रवाहित धारा ऋणात्मक होती है। बाहर की ओर प्रवाहित धारा ऋणात्मक होती है।
इसलिए I1 प्लस I2 I3, ये अंदर क्या आ रहे हैं देखो, 1 2 3, प्लस बाकी लोग बाहर I4 I5 I6 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका I1 I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 I5 I6। ये आपका किरचॉफ के नियम के अंतर्गत आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा, किरचॉफ का द्वितीय नियम। प्रतिरोधकों तथा सेलों से सम्मिलित किसी बंद पास के चारों ओर प्रवाहित धारा का योग भी शून्य होता है। शून्य होता है। जैसे माना कि A B C D E F बंद पास में तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 है तथा धारा I1 व I2 प्रवाहित हो रही है। हो रही है तब यहाँ पर हो जाएगा I1 R1 माइनस I2 R2 इक्वल टू हो जाएगा आपका E1 मतलब विद्युत भागवत E2। दूसरा हो जाएगा ये समीकरण नंबर 1। दूसरा I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 R3 ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक, पहला में दोनों अलग अलग हैं, I1 है, दूसरा में I2 है, लेकिन तीसरा में आपका दोनों अटैच हो गया, I1 प्लस I2 हो गया। ठीक है, तो पहला में आपका I1 हो गया, दूसरा में आपका I2 हो गया। प्रतिरोध पहला का R1, दूसरा का R2, तीसरा का R3। आगे देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर एग्जाम में आता है। चलिए देखते हैं। सेतु संतुलन की स्थिति में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष दो भुजाओं के प्रतिरोधों के बराबर होता है। क्लियर? चलिए देखते हैं व्यंजक। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से व्हीटस्टोन
सेतु के सिद्धांत से सेतु के संतुलन की स्थिति में सेतु की संतुलन की स्थिति में संतुलन की स्थिति में तो संलग्न भुजाओं का अनुपात 2 संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष अन्य भुजाओं के अनुपात के बराबर होती है। बराबर होती है। जैसे यहाँ दिया गया है I1 A B C D I1 I2 I3 I4 इस तरीके से। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला आपका हो जाएगा I1P ये I1 चला गया P के पास, फिर B पर पहुंचा तो क्या बनेगा आपका IgG माइनस नीचे आ गया, क्या बनेगा I2R इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1। दूसरा देखते हैं आप नीचे से I1 क्यों हो जाएगा माइनस Ig क्यों हो जाएगा माइनस I2S दूसरा हो जाएगा I1 माइनस Ig क्यों हो जाएगा, नीचे है तो माइनस I2 प्लस IgS हो जाएगा माइनस ये आपका G है G इंटू Ig हो जाएगा इक्वल टू 0। गुणा कर दो I1 क्यों Ig क्यों I2S IgS GIg इक्वल टू 0, क्योंकि Ig इक्वल टू 0 है, 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका I1P माइनस I2R इक्वल टू 0, इसलिए I1P I2R। और दूसरा हो जाएगा आपका I1Q माइनस I2S बराबर हो जाएगा I1Q बराबर I2S। 3 ये हो गया आपका 4। समीकरण 3 और 4 से भाग देते हैं। देखो ये 3 और 4 को समीकरण भाग देने पर I1P I1Q I2R P/Q R सभिष्ट व्यंजक, यह भी टेस्टों सेतु का सिद्धांत। क्लियर। तो इस बीच में हम लोग देखें, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ को देखना है, जब भी धारा प्रवाह करते हैं तो प्रवाहित जो धारा रहेगा ये एरो का निशान, ये वाला एरो का निशान, ठीक है, और ये वाला जो एरो का निशान है, ठीक है, ये दोनों को क्लियर कीजिएगा। ये आपका ए था, ये आपका बी था, ये सी, ये आपका डी था, ठीक है। जैसे कुंजी के लिए बताया अभी मैं, कुंजी के लिए K1 और K2 को आपको ध्यान रखना है। धारा मापी के लिए आपको G को रखना है, प्रतिरोध के लिए R को रखना है,
और भुजबल के लिए ए को रखना है, ई को रखना है, सी को रखना है, डी को, ई को, एफ, जी। ठीक, धर्म पे नियंत्रक रखना है आपको। इतने को आपको रखना है, ठीक है। ये इसके लिए आवश्यक शर्तें हैं, ठीक है। तो जब भी आप व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत आप लोग बनाते हैं तो आप लोग जो भी आवश्यक सामग्री रहेगा इनका क्या रखिएगा, कुंजी का, धारामापी का, प्रतिरोध का, जो भी आप भुजा लेते हैं ABCDEFG या धारामापी नियंत्रक जो भी रहते हैं, हर एक चीज़ जो आपका व्हीटस्टोन सेतु है, जो आपका व्हीटस्टोन सेतु है वो संतुलन में होना चाहिए भाई, संतुलन की स्थिति में होनी चाहिए, स्थिति में होनी चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का विक्षेप ना हो, उसमें किसी भी प्रकार का कोई विक्षेप ना हो। चलिए ठीक है, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मीटर सेतु क्या है, मीटर सेतु के लिए आवश्यक सामग्री क्या है, विभव मापी क्या है, विभव मापी की तुलना किस तरीके से करते हैं, विद्युत वाहक बल क्या है, विद्युत वाहक बलों की तुलना हम लोग किस तरीके से एक दूसरे के लिए करते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक भी उत्पन्न करेंगे। ये लास्ट का कंटेंट रहेगा, फिर आपका चैप्टर एंड हो जाएगा।